नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर आज हम एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं और ये जो नई शुरुआत रहेगी वो रहेगी हिंदी साहित्य को लेके। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत हमेशा जो है वो बढ़िया टॉपिक से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके। यहाँ पर अगर आप नेट की तैयारी करते हैं या नेट जेआरएफ जो भी है, यहाँ पर अगर आप सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड है, जहाँ पे भी आपके हिंदी साहित्य का टॉपिक रहेगा वहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य आपको मिलेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो है सबसे पहले देखिएगा, परिभाषा को लेके बात करें तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि किसी भी देश का साहित्य जो है वो वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्तियाँ हैं उनका संक्षिप्त जो है प्रतिबिंब मात्र जो होता है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है जो उनके मन की जो भावनाएं हैं उनका वो संक्षिप्त प्रतिबिंब, यानी जिस प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं मनुष्यों की, वैसा का वैसा रूप जो है वो आपको साहित्य में देखने को मिलेगा। बात करें सबसे पहले हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा स्तुवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये जो रचना है वो गारशा दे तासी के द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है, गारशा दे तासी के द्वारा स्तुवार दाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और यह इतिहास ग्रंथ जो है 1839 और 1847 ईस्वी, दो डेट याद रखनी है, 39 और 47, दो भागों में ये प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें तो इस इतिहास ग्रंथ में कुल आपको 738 जो कवि हैं वो आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे। और इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद को लेके बात करें तो ये किया है लक्ष्मी सागर वासने ने, और उर्दू में अनुवाद किया है इसका मौलवी करीमुद्दीन। ज़रूर याद रखिएगा दोनों नाम, परीक्षाओं में बहुत बार ये सवाल जो है आए हुए भी हैं। आगे देखें कि यह इतिहास ग्रंथ जो है अंगद कवि से हेमंत कवि तक है। यहाँ पर देखिएगा ये सोचने वाली बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमेशा वर्णमाला में ये सबसे पहले आता है और ये सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर ये वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। इसमें हिंदी के साथ साथ जो अन्य भाषाएं हैं उनके कवि भी इसमें शामिल किए गए हैं। और यह वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार जो है वो वर्णमाला में जो वर्ण है वो इस प्रकार से रहेंगे, अंग रहेगा, अ रहेगा, आ रहेगा, है ना। और इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, इसके द्वारा इसका जो प्रकाशन है वो किया गया। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा जो है बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर एक एक बिंदु समझाया जाएगा। फिर भी कोई समस्या अगर आपके रहती है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखो डेली का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सप्ताह में 3-4 वीडियो आपको अवश्य जो है वो मिल जाएंगे। और आपकी पढ़ाई जो है वो बाधित बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना मैटर कराऊंगा कि आपको 2 दिन उसको याद करने में लग जाएंगे। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं अगली रचना की, तो वो है शिव सिंह सरोज। तो इसके लेखक जो है वो माने गए हैं शिव सिंह सेंगर, और इसका प्रकाशन जो है वो हुआ है 1883 को। याद रखना है डेट 1883, और यहाँ पर शिव सिंह सेंगर याद रह जाएगा, शिव सिंह सेंगर। आप साथ साथ में इनको नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे जो है आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। आगे बात करें, यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है माना जाता है, सेकंड वाला। और इसमें बात करें तो कुल लगभग 1003 जो कवि हैं वो इसमें शामिल हैं। और हम बात करें तो ये गारशाद तासी का बिल्कुल अनुकरण मात्र है, क्योंकि इसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। और सेंगर ने जो है वो पुण्य या पुंड को जो है हिंदी का पहला कवि भी बताया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ भी है। और ये ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा है,
हिंदी भाषा में लिखा गया है। ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा। फिर भी समस्या है, बेझिझक आपको कमेंट करना है। आगे देखिएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से याद करना है। लेखक माने गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और इसकी भाषा जो रहती है वो है इंग्लिश। कौन सी भाई? इंग्लिश है। और ये ग्रंथ पहली बार जो था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एक पत्रिका है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी 1888 को। और इस ग्रंथ का जो हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि ये इंग्लिश में है, हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, तो हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो किया है किशोरी लाल गुप्त ने। और केवल हिंदी कवियों को लेकर ये प्रथम इतिहास ग्रंथ हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें ओनली फॉर हिंदी के जो कवि हैं उनको शामिल किया गया है। और इसे हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास ग्रंथ की जो संज्ञा है वो भी प्राप्त है। और काल विभाजन व नामकरण का प्रथम जो प्रयास था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसीलिए कहा है मैंने कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। हालांकि ये प्रयास जो था वो असफल रहा था, लेकिन पहली बार प्रयास ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इसमें बात करें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में कुल 12 खंड थे। इसमें कुल 952 कवियों को जो है वो शामिल किया गया है। और ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारा बढ़िया से आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचना रहती है मिश्र बंधु विनोद, बढ़िया है। इसमें से 2-3 सवाल बनते हैं। पहला यही है कि इसके प्रथम जो 3 भाग थे 1913 में प्रकाशित हुए, अंतिम जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। 3 भाई थे मिश्र बंधु में, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये नाम इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करें कवियों की संख्या, इसमें 5000 है भाई। ये बड़ा भारी व्रत संग्रह माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। और कुल काल खंड इसमें 8 हैं। और मूल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 5 हैं। और हिंदी साहित्य का सबसे विशाल काय ग्रंथ, ये प्रश्न अगर आता है तो वहाँ पे लिखना है मिश्र बंधु विनोद। लेखक थे मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। आगे देखिएगा अगला रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इस रचना के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रकाशन इसका 1929 में हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। और इसका रचना सर्वप्रथम इसकी जो रचना थी वो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो पत्रिका है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में ये जो है प्रकाशित हुई थी। इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवि रहते हैं। और इस इतिहास ग्रंथ में विद्यात्मक प्रवृत्ति को अपनाया गया है। ये बढ़िया था, क्योंकि इसमें देखो जैसा कालक्रम था उसके अनुसार जो है जो भी कवि आए उनको उसमें शामिल किया गया है। और शुक्ल द्वारा दोहरा नामकरण जो पद्धति है उसका प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और शुक्ल ने इस ग्रंथ में अधिकांश सामग्री मिश्र बंधुओं से ली है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। अगर ये नाम याद नहीं है अभी, रखने भी नहीं है, क्योंकि इनकी चर्चा हम आगे जो है वो करने वाले हैं। आगे देखिएगा अगला रहेगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, एक तो डेट याद रखनी है, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। लेखक राम कुमार वर्मा थे। हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ है। और इन्होंने देखो ये इम्पोर्टेंट है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि जो है वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ये जरूर नाम याद, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये नाम याद रखना है। और इन्होंने माना है स्वयंभू को जो है वो हिंदी का पहला कवि माना है। आगे देखें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा ये लिखा गया। और यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इस इतिहास ग्रंथ में इम्पोर्टेंट लाइन है शालीभद्र सूरी। देखो नाम याद रखना है, शालीभद्र
शूरी, शालिभद्र शूरी को जो है हिंदी का पहला कवि बताया है। और इनकी रचना जो थी शालिभद्र शूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास बताई गई है, मानी गई है। और गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में जो साहित्य विवेचन है हिंदी साहित्य का, जो वैज्ञानिक इतिहास जो है विषय पर डीलिट की उपाधि इनको हासिल है, क्योंकि ये शोध ग्रंथ जो है वो आगे चलकर हिंदी साहित्य ग्रंथ के रूप में जो है प्रसिद्ध हो गया था। और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी इस सिद्धांत का पुनर्विवेचन व महादेवी नया मूल्यांकन नामक रचनाएं भी लिखी है। लेकिन इम्पोर्टेंट है इसमें ये वाली लाइन है एक तो, और यहाँ पर एक है ये वाली लाइन। ये दो लाइनें आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। आगे देखिएगा, आगे है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। तो यह रचना जो है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई थी। विभिन्न लेखक जो समूह हैं उनके द्वारा 1957 से 1984 के बीच ये लिखी गई। और इस रचना में बात करें कुल 16 खंड है। छठवां खंड जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की जो है लिखा था। छठवां खंड जो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। और इसका नाम जो रखा गया रीति काव्य की भूमिका। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। नोट, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। इसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1893 को कहाँ पे होती है? वाराणसी, जो वर्तमान में काशी के नाम से जानी जाती है। पहले काशी थी, वर्तमान में वाराणसी है ना भाई। में क्वींस कॉलेज के 3 छात्र थे। नाम था राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है। और ये संस्था जो है वो ग्रंथों की प्रमाणिकता जो है वो यहाँ पे सिद्ध करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। तीनों नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, पूरा समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या हो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है, पसंद तो आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें कहीं कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपके मतलब अलग से कुछ इसमें डाला हो, या कोई जो है अलग बात जो मैंने बताई है। यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं। और आपको आप इसका नोट्स बना लें। आप इसके पीडीएफ तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि पीडीएफ में अवेलेबल नहीं कराना चाहता। उसका कारण है कि आप लोग याद नहीं करेंगे, तो आप लिख लिख के याद करें, वो बेटर तरीका है, बेस्ट तरीका है। वरना वीडियो में आप जैसा बताया जा रहा है वैसा आप पढ़ते जाएँ, दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट जरूर करना है, नहीं कोई समझ में आए तो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।